जय श्री राम सभी भाइयों को, हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री विपक्ष किन मुद्दों पे मोदी जी को घेरने का प्रयास करेगी? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत कम मुद्दे हैं जिसपे मोदी जी को घेरा जा सकता है। मोदी जी देश को इन पिछले 10 साल में बहुत आगे लेके गए हैं और मोदी जी का जो नारा है 400 पार का नारा, वो इस बार बिल्कुल पूरा होने जा रहा है और विपक्ष इस चुनाव में कहीं नहीं है। और देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं बचने का रास्ता खोज रहे हैं। क्यों पसंद कर रही है, इसका बहुत सारा पॉइंट है जिसपे कह सकते हैं कि जो देश की जनता ने मोदी जी को पिछले 500 साल का जो उपवास था उसको मोदी जी ने तोड़ा है। देश की जनता को श्री राम मंदिर का सौगात दिया है, सनातन के लिए मोदी जी ने काम किया है। और विपक्ष में जितने भी सारे विपक्ष सब एक साथ आके आ गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी जी को हराना तो क्या, खिलाना मुश्किल है अगर हम लोग सभी एक साथ नहीं आएंगे तो। इसीलिए देश की जनता, मुझे लगता है, एक बार फिर से मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और बनाएगी। वाह मोदी जी वाह। नमस्कार सभी भाइयों को, और जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन सबको भी नमस्कार, जय सिया राम। तो बात तो सही है आनंद भाई का कि मोदी जी देश को बहुत आगे लेके गए हैं। और उससे पहले जो हमारा आज का मुद्दा है कि विपक्ष के घेरने के लिए तो हजारों मुद्दे हैं। अब ये है कि विपक्ष उनको यूटिलाइज कैसे करती है, विपक्ष उन सब चीज़ों को चैनलाइज कैसे करती है। तो मैं अपनी कुछ पॉइंट्स जो आनंद भाई ने बोला है कि जो मोदी जी देश को बहुत आगे लेके गए हैं, बस उसमें उनके 2-3 पॉइंट्स में अपने कुछ पॉइंट ऐड करूंगा और फिर कुछ अपने नए पॉइंट्स रखूंगा जिसपे रियली मोदी जी को घेरा जा सकता है। सबसे पहले तो बहुत आगे लेके गए हैं देश को, ये बात तो सही है, बहुत आगे लेके गए हैं, लेकिन 2 चीज़ों में, देश का कर्ज बढ़ाने में और भ्रष्टाचार में। बैगन 2014 के वित्तीय वर्ष में वो करीब 58.6 लाख करोड़ रुपए का था, ठीक है, जो कि हमारे कुल जीडीपी का जो है वो अराउंड 51% का हिस्सा जो था वो था। हो सकता है कि मेरा जो ये नंबर है वो थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ा 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये समहाउ इसी के अराउंड था। अभी करेंटली मैं आपको बता रहा हूँ जो देश के ऊपर जो कर्ज है वो 155.6 लाख करोड़ रुपए का है, जो कि हमारे जीडीपी का अराउंड 60% है। मतलब हमारे जो कुल जीडीपी का 60% पार्ट जो है वो हम लोगों ने समहाउ कहीं ना कहीं से कर्ज लिया हुआ है, ठीक है। इसमें जरूर मोदी जी आगे लेके गए हैं देश को। दूसरा, जो उपवास की बात करे थे आनंद भाई, 500 साल, भाई सनातन तो 5000 साल या पता नहीं कितने पुराने साल की परंपरा है, ठीक है। और जहाँ तक राम भगवान की बात है, राम भगवान हम सबको लाए हैं और एक मोदी जी इकलौते व्यक्ति है जो राम को लेके आए हैं। अब बताइए इसमें कितना बड़ा सरकाज़म है कि मतलब जो हमें लाए हैं हम उनको ला रहे हैं। और दूसरी बात, जो सनातन है, किस तरीके से सनातन की उपेक्षा की गई इस मंदिर में, या इस मंदिर के उद्घाटन में एक अच्छे मुहूर्त पे उसका उद्घाटन नहीं किया गया। एक अधूरे मन जिसका गर्भगृह पूरा नहीं बना हुआ हो, उस मंदिर में भगवान का स्थापना किया गया। और जिस तरीके से चारों शंकराचार्य, जो कि सनातन धर्म के 4 पिलर माने जाते हैं, उनका जो ज्ञान है सनातन के ऊपर या बाकी जो रीति रिवाज है उनके ऊपर जो उनका ज्ञान है, जिस तरीके से उनकी उपेक्षाएं की गई, जिस तरीके से उनका उपेक्षा किया गया, ये बात तो सही है। मोदी जी बहुत आगे लेके गए कि किस तरीके से सनातन को नष्ट किया जाए। जहाँ तक बात है सनातन का या दूसरे भी किसी भी धर्म का, ये एक सॉर्ट ऑफ तरीका है, हथियार है हर एक पॉलिटिकल पार्टी का। मैं ये सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं कह रहा हूँ, हर एक पॉलिटिकल पार्टी समहाउ हर एक किसी न किसी तरीके से कास्ट को अपने पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए यूज करती है। उसके अलावा जो कुछ मुद्दे हैं जिस पे विपक्ष को घेरना चाहिए या जिस पे विपक्ष घेर सकती है मोदी जी को, उसमें से देखिए, आदमी किसी भी इंसान के लिए 3 जो महत्वपूर्ण चीजें है वो रोटी, कपड़ा और मकान, और तीनों चीजें जो हैं वो मोदी जी के राज्य में बहुत ही महंगी हो गई है। बताइए जिस तरीके से दाल, चावल, आटा, चीनी, अरे भाई चंदन तक पर अभी बता रहे थे राहुल, आनंद भाई, नितेश भाई को कि चंदन काहे नहीं लगाए हैं जी, तो चंदन इसीलिए नहीं लगाए हैं कि उस पर भी जीएसटी लगा दिए हैं साहब आपके, है ना। तो मतलब हर एक चीज पे जिस तरीके से महंगाई बढ़ा है और जिस तरीके
तरीके से बेरोजगारी बढ़ा है, आप सबने CMI का रिपोर्ट पढ़ा होगा, अभी कुछ दिन पहले आया था कि 83% जो अनएम्प्लॉय रेट है उसमें जो 83% है वो युवाओं का संख्या है। तो जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरीके से अब भ्रष्टाचार की बात आप लोग करते हैं, बताइए ऐसी तमाम कंपनी ने जिसका हजारों करोड़ रुपए का टैक्स जो है वो उसको डिस्काउंट मिल गया, उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ा। मेरे पास कुछ लिस्ट है जो कि मैं आप लोगों को बस 1 सेकंड में बताना चाहूँ। ऐसे तमाम कंपनीज हैं, जैसे अभी देखिए भारतीय एयरटेल, देखिए जिस 2G स्पेक्ट्रम के नाम पे आए थे, जिस कोल घोटाले के नाम पे आए थे, नबील जिंदल को टिकट दे दिए। भारतीय एयरटेल 8250 करोड़ रुपए का जो है उनको टैक्स में राहत मिला है 2017 से 23 में, और उन्होंने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू चंदा दिया है 195.41 करोड़ रुपए का। मित्रा एनर्जी छूट मिला है 126.3 करोड़ का और चंदा दिया है 9.99 करोड़ रुपए का। DLF लग्जरी होम्स लिमिटेड छूट मिला है 19.3 करोड़ का और उन्होंने चंदा दिया है 25 करोड़ रुपए का। ऐसी तमाम कंपनीज है जिसके नाम मैं अभी आपको गिनवा सकता हूँ। जिस तरीके से उनको इस लाइक की एक हाथ से लीजिए, एक हाथ से दीजिए, तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है भाई। तो और भी इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे विपक्ष उनको घेर सकती है। एजुकेशन आप ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट ले लीजिए, महंगाई ले लीजिए, भ्रष्टाचार ले लीजिए, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। अगर विपक्ष चैनलाइज होकर काम करे तो मोदी जी को घेरा जा सकता है। नमस्कार भाई लोग। हाँ नमस्ते। देखिए बात है 2014 में मोदी जी आए। मोदी जी बहुत सारे बात, जिस समय UPA 2 का सरकार चल रहा था, बहुत सारे भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा था। ये 2G स्कैम हो गया, ये कोयला घोटाला हो गया, तो कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, बहुत ज्यादा घोटाला हुआ। यहाँ रामलीला मैदान में दिल्ली में लोग सब बैठ के 4-4 दिन तक लोकपाल बिल पे चर्चा चल रहा था। बादशाह है तो चलिए सरकार बदल लेते हैं, मोदी जी को वोट दे देते हैं। हम लोग मोदी जी को वोट दिए, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मोदी जी ने सबसे पहला काम ये किया कि हेट्रेड फैलाने की जो राजनीति होती है, एक मंदिर की राजनीति करना एक हेट्रेड फैलाने की राजनीति है। जो बीजेपी को वोट नहीं देता इसका मतलब ये नहीं है कि वो सनातन को नहीं मानता, वो राम मंदिर को नहीं मानता, वो राम जी में आस्था नहीं रखता। कोई शंकर जी को पूजा कर, कोई अलग अलग मंदिर मस्जिद में जाके पूजा करता है। किसी को वोट नहीं दे रहा है, वो ऐसा नहीं है कि राम जी को नहीं मानते, ऐसा नहीं है कि उसको राम जी से नफरत। अगर आप इलेक्शन में आ रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका मुद्दा मंदिर मस्जिद नहीं होना चाहिए, रेदर देन डेवलपमेंट होना चाहिए। बोला गया था कुछ बैंक से पैसा लाएंगे और सबको बांटेंगे, 15-15 लाख रुपया सबको ऐसा ही मिल जाएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सबको 15 लाख मिलेगा। स्विस बैंक से पैसा लिया, कहाँ गया काला धन, कहाँ गया स्विस बैंक वाला बात, ये तो बतवे नहीं होता, ये तो कोई बतवे नहीं उठाता है, न सुनता है, ना मीडिया में आता है। एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये आएंगे, 2 करोड़ रोजगार सबको दे देंगे। मोदी जी न्यूज चैनल पे जाके बोलते हैं पकौड़ा तलना भी तो रोजगार, उसको रोजगार नहीं, उसको जीविका कहते हैं, उसको रोजगार नहीं है, वो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अभी ILO का रिपोर्ट आया कुछ दिन पहले, 83% जो इंडियन यूथ है वो अनएम्प्लॉयड। हम लोग इंजीनियर हैं, हम लोग टेक्निकल एजुकेशन ले चुके हैं, हम लोग को पता है किस तरीके से गांव में लोग सफर कर रहे हैं, एजुकेशन उनके किस लेवल पे है, किस तरीके का उनका एजुकेशन, किस तरीके का सिनेरियो चल रहा है खास करके बिहार में, और वो एम्प्लॉयड किस तरीके से होंगे। ये बहुत बड़ा कंसर्न है, खास करके बिहार को देखा जाए तो बिहार में ये सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि गाँव के लोगों का जो कि एजुकेशन सिस्टम जिस तरीके से रहा है, उनको हम रोजगार किस तरीके से देंगे। आप कोई हिस्ट्री पढ़ रहा है, हिस्ट्री से ऑनर्स कर रहा है, कोई ज्योग्राफी से ऑनर्स कर रहा है, आप उसका स्किल सेट कुछ है नहीं, आप उसको और कहते हैं कि आप जाइए ना प्राइवेट नौकरी में चल जाइए ना, दिल्ली में जाके ग्रेजुएट आदमी यहाँ आके ऑटो चला रहा है, रिक्शा चला रहा है। ये तो ये तो ऑलमोस्ट समझिए कि अनएम्प्लॉयड के कैटेगरी में आ गया, अंडर एम्प्लॉयड के कैटेगरी में, ये अंडर एम्प्लॉयड के कैटेगरी में आ गया। दूसरा बात है, मोदी जी आने के बाद सबसे पहला काम किया कि मीडिया को बंधक बना लिए, जंजीर ले आए, सबको बांध लिए। इंडिया का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161वां रैंक। हम लोग क्या मानते हैं कि मोदी जी विदेश में गए, विदेश में जाके बहुत काम किए, मोदी जी विदेश में जाके भारतीयों का बहुत नाम कर लिए,
मोदी जी जब भी विदेश से बाहर आते हैं, भारत में आते हैं, आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए कि जाके किए क्या। अरे आप जाके वहाँ बहुत अच्छा काम करके आए, विदेश के लोग आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं। तो ये रैंक जो विदेश वाले सब भेजते हैं, कहाँ से भेज देते हैं? ये हंटर इंडेक्स हमारा देखिए, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देख लीजिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख लीजिए, अभी आईएलओ का रिपोर्ट आया है, आईएलओ का रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। अभी कुछ टाइम पहले एक टीबी रिपोर्ट आया है, वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट आया है। वो टीबी रिपोर्ट में हमको पता चलता है कि इंडिया में इतना टीबी हो रहा है। उस दिन फिर कैंसर रिसर्च में देखते हैं तो इंडिया में इतना कैंसर हो रहा है। और यहाँ लोग को क्या है कि मंदिर बन गया, जय श्री राम, बात खत्म, और उसके आगे कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष को घेरने के लिए मुद्दा नहीं है, मेन बात यह है कि विपक्ष को कमजोर कर दिया जाता है। 1993 का केस जो कि कांग्रेस पे इनकम टैक्स का केस था, उसको 2024 में शुरू किया गया और कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, जिससे कि कांग्रेस इलेक्शन ही न लड़ सके। तो ये अभी जरूरी था, ये इलेक्शन से पहले हो जाता या इलेक्शन के बाद हो जाता। एक फेयर इलेक्शन होना भी तो जरूरी है ना, ये तो हमारा डेमोक्रेसी है। नहीं तो अगर भाजपा को मानने वाले ये मानते हैं कि वो डेमोक्रेसी को ही नहीं मानते, भाजपा में जो बिलीव कर रहे हैं, सबसे पहली बात है कि वो डेमोक्रेसी में बिलीव ही नहीं करते, वो डिक्टेटरशिप में बिलीव करते हैं। वो एक क्या बोलते हैं उसको, साइकोलॉजिकल डोमिनेंस का जो कोशिश है भाजपा का, वो कोशिश रहता है कि हम लोग को इस तरीके से साइकोलॉजिकल तरीके से कंट्रोल करें, खास करके अपने देश में, कि हम उसको बोले कोरोना में तुम थाली बजाओ, ताली बजाओ, तो थाली बजाओ और ताली क्यों बजाएं, इस बारे में कोई पूछे ना, इस बारे में कोई बताए नहीं। ना तो मेरा प्रेस फ्री है, ना यहाँ पे कोई अपोजिशन का लीडर है जिसको इलेक्शन सही से लड़ने दिया जाता है, और ना ही कोई मुद्दे की बात होती है। कोई बात क्या होती है, तेजस्वी यादव मछली खा लिए, ये नेशनल मीडिया का न्यूज है, आजकल का न्यूज है, तेजस्वी यादव मछली खा लिए, तो वो टीका क्यों लगा लिया, तो वो मंदिर क्यों चला गया, ये हमारा मुद्दा होता है। और फिर मुद्दा ये होना चाहिए कि लद्दाख में शेड्यूल 6 के बारे में क्या मतलब सरकार क्या चाह रही है, क्या सोच रही है, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। मणिपुर के बारे में कोई बात नहीं करेगा। उसके बाद है हमारा ग्रोथ रेट, अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सिग्निफिकेंट है कि बहुत चेंज हो गया हो कि मोदी के लिए लोग पागल हो जाए और 40% जनता 50% जनता वोट करने लगे मोदी को। हमारा जो जब से 2014 के बाद से अभी तक के ग्रोथ में ऐसा कुछ बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया। 6% 7% के रेट से हम लोग अभी भी बढ़ रहे हैं, उस समय भी हम लोग इसी रेट से बढ़ रहे थे। खास 7-8 के समय तो इससे भी अच्छे तरीके से बढ़ रहे थे, ऑलमोस्ट 8% के करीब में, 8.5% के करीब में बढ़ रहे थे। तो मेन कंसर्न ये है कि मुद्दों से राजनीति को भटकाकर एक अपना जो एक फेवरेबल एक प्लेग्राउंड होता है ना, उसको बना लीजिए, जहाँ पे बैठ के मंदिर करते रहिए, क्योंकि धर्म है, हर इंसान अपना अपना धर्म को फॉलो करता है और वो उसके लिए थोड़ा एग्रेसिव रहता ही है। तो उस मुद्दे को उठा के बाद बाकी सब मुद्दे को दबाने का कोशिश किया जाता है, बस इतना ही है।